हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 50 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1। अ 45-year फीमेल क्लाइंट विथ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ वर्थलेसनेस, होपलेसनेस एंड नॉट involved in her family activities, and she is not eating food and most of the time sit in the room's corner is a degree of सीवियर डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन, नो डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन। इसमें आपको बताना है कि एक 45 वर्षीय महिला है, उसको अपने आप में ये महसूस असहाय महसूस करती है। वो कोई भी फैमिली एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेती है, अपने आप को बेकार महसूस करती है, फूड खाना भी नहीं खा रही है, एंड मोस्ट ऑफ टाइम सिट, और अधिकतर वो रूम के कॉर्नर में बैठी रहती है अधिकांश टाइम। तो यह किस प्रकार का डिप्रेशन माना जाएगा? इसका आंसर आपको बताना है। कुछ सेकंड का टाइम है, अपना आंसर सोचिए और बताइए। तो ये जो डिप्रेशन है ये एक प्रकार का मॉडरेट डिप्रेशन है इसमें, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। Depressive disorder, also known as depression, is a common mental disorder. It involves a depressed mood or loss of pleasure or interest in activities for long periods of time. इसमें क्या होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए, अधिक समय के लिए आदमी में, व्यक्ति में, जो भी व्यक्ति बीमार है उसको क्या होता है, वो मूड उसका, उसको किसी भी चीज़ में, किसी भी बात में इंटरेस्ट या अच्छा महसूस नहीं होता है। डिप्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर मूड चेंजेस एंड फीलिंग्स अबाउट एवरीडे लाइफ। और डिप्रेशन एवरीडे लाइफ की उन सब बातों से बिल्कुल अलग है जो कि मूड चेंज होती हैं, भावनाएं हैं, ये एक अलग बात है। डिप्रेशन मीन्स होता है कि जब मूड व्यक्ति का किसी भी बात के लिए प्लेजर महसूस ना करे, अच्छा महसूस ना करे, किसी एक्टिविटी में लॉन्ग टाइम के लिए भाग लेने के लिए मन ना करे, तो ये एक डिप्रेशन का लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 47-year-old A 7-year-old child is brought to the ER at midnight by his mother after symptoms appear abruptly. The nurse's initial assessment reveals a temperature of 104.5 degree Fahrenheit, difficulty swallowing, drooling, absence of spontaneous cough and agitation. These symptoms are indicative of which one of the following condition? एक चाइल्ड है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है रात के टाइम अपनी माँ के साथ। तो उसमें इस प्रकार के लक्षण ये महसूस हो रहे हैं या दिखाई देते हैं। नर्स को 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है, जिसको निगलने में कठिनाई हो रही है, एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस कफ है, एजिटेशन भी है। तो ये लक्षण किसके लक्षण माने जाएंगे? ऑप्शन ए एक्यूट ट्रैकाइटिस, एक्यूट स्पास्मोडिक ग्रुप, एक्यूट एपिग्लॉटिस, एक्यूट लैरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। ये जो लक्षण होंगे जिसमें फीवर 104.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिफिकल्टी स्वेलिंग है, ड्रूलिंग है, अब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस कफ है और एजिटेशन है, ये सभी के लक्षण ये एक्यूट एपिग्लोटाइटिस के होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके जो और फीचर्स हैं एक्यूट एपिग्लोटाइटिस के देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ ड्रूलिंग, एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस कफ एंड एजिटेशन। एपिग्लोटाइटिस हैज अ रैपिड ऑनसेट दैट इज अकम्पनीड बाय हाई फीवर एंड डिस्फेजिया। तो जो एपिग्लोटाइटिस होता है इसमें हाई फाइबर और डिस्पेजिया की कंडीशन भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट कम्स इन द ओपीडी एंड सेज ही फील्स पेन when he opens the door of garage, and he also state that he continues using corticosteroid. Which one is a common side effect of corticosteroids therapy to develop pain? एक पेशेंट है, ओपीडी में आता है और वह पेन फील करता है कब? जब वह गैरेज के दरवाजे खोलता है। तो वह यह भी बताता है कि कई दिनों से वह कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है। तो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के, वो इसमें क्या होंगे? ऑस्टियोप्रोसिस, ओबेसिटी, मसल वास्टिंग, हाइपोटेंशन। देखिए, एक व्यक्ति है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है और दरवाजा गैराज खोलते समय उसके पैर में दर्द महसूस होता है, तो ये लक्षण है ऑस्टियोप्रोसिस का, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज कैरिंग फॉर अ चाइल्ड receiving blood transfusion. The child becomes flushed and is wheezing. What should the nurse do first? एक नर्स है, वह ये देख रही है कि एक चाइल्ड
को बच्चे को एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो चाइल्ड को अचानक से जो फ्लश्ड हो जाता है, चाइल्ड वीजिंग हो जाती है। तो इस प्रकार की कंडीशन में जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और ये सभी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, ये इसमें इसमें नर्स क्या सबसे पहले करती है? स्टॉप द इन्फ्यूजन, administer oxygen and inform the physician, switch the transfusion to 0.99% normal saline solution, stop and administer hydrocortisone, take the child's vital sign। तो इसमें जो नर्स को पहला करना चाहिए वो करना चाहिए स्टॉप द इन्फ्यूजन। सबसे पहले तो जो ब्लड उसको इन्फ्यूज किया जा रहा है उसको स्टॉप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इज प्रीफर्ड फॉर आफ्टर रिमूवल ऑफ एन आईवी लाइन? आईवी लाइन को रिमूव करने के लिए कौन सा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को प्रीफर किया जाता है? ऑप्शन ए स्टेराइल स्वाब, ऑप्शन बी स्प्रिट स्वाब, ऑप्शन सी बीटाडीन स्वाब, ऑप्शन डी वाटर स्वाब। तो जो भी आईवी लाइन होती है जब इसको रिमूव करते हैं तो कौन सा एंटीसेप्टिक यूज करना सबसे प्रीफर्ड होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टेराइल स्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर गोविंद, a 46-year-old patient has been operated craniotomy surgery and after stabilization Govind has been transferred to post anesthesia ward. On the arriving the patient, while taking on the bed, the duty nursing officer should place the client in which position to prevent increase in intracranial pressure? एक 46 वर्षीय गोविंद सिंह है, मेल हैं, इनकी क्रेनियोटॉमी की सर्जरी हुई है। तो इनको क्रेनियोटॉमी की सर्जरी के बाद पोस्ट एनेस्थीसिया वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तो नर्सिंग ऑफिसर को इनको किस पोजीशन में रखना चाहिए ऐसे मरीज को जिससे कि आईसीपी में इंक्रीज हो? ऑप्शन 1 शुड प्लेस द क्लाइंट इन 15 to 30 डिग्री हेड एलिवेशन, मतलब इन जो भी सिर है वो 15 से 30 डिग्री उठा करके क्लाइंट को प्लेस करेंगे। बी प्रोन पोजीशन एंड हेड टर्न्ड टू वन साइड, प्रोन पोजीशन में लेटाएंगे और सिर को एक तरफ घुमा देंगे। रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, शुड प्लेस द क्लाइंट इन 60 to 90 डिग्री हेड एलिवेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शुड प्लेस द क्लाइंट इन 50 to 30 डिग्री हेड एलिवेशन। क्लाइंट का हेड 15 से 30 डिग्री ऊंचा करके उसको प्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a patient 1000 ml dextrose to be infused in 6 hours via a standard macro drip set at approximately how many drops per minute should the flow rate be set? एक रोगी में मानक मैक्रो ड्रिप सेट के माध्यम से 6 घंटे में 1000 ml 5% डेक्सट्रोज डाला जाना चाहिए। प्रवाह दर प्रति मिनट लगभग कितनी बूंदें निर्धारित की जानी चाहिए? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 27। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखते हैं इसको निकालने का एक मेथड होता है कि जो भी फ्लो रेट होता है तो फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है ये टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम इन मिनट्स। तो टाइम निकाल लेंगे, 6 आवर को मिनट में चेंज करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई और ड्रॉप फैक्टर ऊपर से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से सॉल्व करने पर ये करीब करीब 41.66 आएगा, जो कि ऑप्शन में 42 के लगभग बराबर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 42। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जो भी फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूले के लिए करते क्या है कि जब भी फ्लो रेट निकालना हो तो फ्लो रेट निकालने के लिए जितना वॉल्यूम इन्फ्यूज करना है उसको ऊपर लिख लिया, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम इन मिनट्स, ये इससे डिवाइड करेंगे। इसके बाद जो भी ड्रॉप फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे और सही आंसर प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्स डे 2024? 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या थी? A voice to lead, invest in nursing and respect rights to secure global health. A voice to lead, a vision for future healthcare. A voice to lead, nursing the world to health. Our nurses, our future, the economic power of care. इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी से बिल्कुल सही होगा, अवर नर्सेस अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। अब हो सकता है पहले के भी थीम पूछ लें तो इसके बारे में भी देखते हैं हम। तो 2022 की एक थीम थी
नर्स के लिए इंटरनेशनल नर्स डे की। नर्सेस अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट। 2023 की थी, अ वॉइस टू लीड अवर नर्सेस अवर फ्यूचर। और 2024 में जो आईसीएन ने इसकी थीम डिक्लेयर की है वो है अवर नर्सेस अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द राइट आंसर फॉर 4 सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया के जो 4 सिम्टम हैं उनके बारे में आपको बताना है। एसोसिएशन, अफेक्ट, ambivalence and autism, effect, negativism, ambivalence and autism, circumstantialist, affect, ambivalence and alogia, associations, affect, ambivalence and agonia। इसका करेक्ट आंसर होगा जो 4 इफेक्ट हैं इनको ब्लेयर ने दिया था, ये है एसोसिएशन, अफेक्ट, एम्बिवैलेंस एंड ऑटिज्म। इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। Associations, affect, ambivalence, autism, a disorder that affects a person's ability to think, feel and behave clearly। देखिए, जो सीजोफ्रेनिया होता है एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति की स्पष्ट रूप से सोचने, समझने और व्यवहार करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसका जो 4 इफेक्ट था इसका ब्लेयर ने दिया था। ब्लेयर डिफाइंड सीजोफ्रेनिया एज ए ग्रुप ऑफ डिजीज रादर देन जस्ट वन डिसऑर्डर। तो ब्लेयर ने कहा था कि यह एक बीमारी नहीं है बल्कि यह बीमारियों का एक समूह है सीजोफ्रेनिया। ही डिफाइंड द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज एज द 4 एज। 4 एज क्या है इसके? एसोसिएशन, अफेक्ट, एम्बिवैलेंस एंड ऑटिज्म। ब्लेयर एक्सप्लेन दी 4 एज इन हिज बुक। तो ब्लेयर की एक बुक है जिसमें इन्होंने ये 4 एज सिम्टम को एक्सप्लेन किया है, डिमेंशिया, प्रेकॉक्स और दी ग्रुप ऑफ सीजोफ्रेनियास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अ पेशेंट इज रिसक्सिटेटेड फ्रॉम कार्डियक पल्मोनरी अटैक। इन दिस पेशेंट ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर expect that which of the following medicine will prescribed by the doctor to manage mild impairment of cardiac functions and hypotension? एडिनेलिन, डोपामीन, डोब्यूटामीन, एट्रोपिन। एक पेशेंट रिसक्सिटेटेड किया गया फ्रॉम कार्डियो पल्मोनरी अटैक से। इन दिस पेशेंट ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर एक्सपेक्ट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन विल बी प्रेस्क्राइब्ड by the doctor to manage mild impairment of cardiac function and hypotension। तो नर्स, एक जो ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर है वो एक डॉक्टर से मेडिसिन जो लिख रहा है उससे क्या एक्सपेक्ट करेगी जिससे कि उसका कार्डियक फंक्शन और हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम कुछ हद तक सुधार हो। तो ये जो एक्सपेक्ट करेगी नर्स, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एड्रीनेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर ऑल कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। देखिए, एक PQLI होता है जिसका फुल फॉर्म होता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मीन्स जीवन का जो गुणवत्ता सूचकांक है, इसमें ये सभी पॉइंट सम्मिलित होते हैं सिर्फ एक को छोड़कर, सिवाय एक को छोड़कर। ऑप्शन ए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1, IMR, बेसिक लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम। देखिए, जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन गुणवत्ता सूचकांक में जो भी लिया गया है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिया गया है, IMR मींस इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट सम्मिलित है और बेसिक लिटरेसी रेट भी सम्मिलित है। ये जो इसमें सम्मिलित नहीं है वो है पर कैपिटा इनकम। PQLI is an attempt to measure the quality of life or well-being of a country. It shares the general problem of measuring quality of life in quantitative way. The components of PQLI include 3 statistics: basic literacy rate, infant mortality rate और life expectant at age 1। देखिए, जो बेसिक होता है, कंपोनेंट होता है इसका PQLI का, इसमें 3 स्टेटिक्स, 3 तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। बेसिक लिटरेसी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और लाइफ एक्सपेक्टेंट एट एज 1 पर, ये 3 चीजें इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एज डिपेंडेंट फैक्टर्स ऑफ एंथ्रोपोमेट्री एक्सपेक्ट। तो इसमें जो सभी ऑप्शन हैं सिर्फ एक को छोड़कर एज डिपेंडेंट फैक्टर हैं एंथ्रोपोमेट्री के, सिर्फ एक को छोड़ना है आपको। चेस्ट सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, बॉडी मास सर्कमफेरेंस।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिड आर्म सरकमफेरेंस। इसके बारे में देखते हैं एंथ्रोपोमेट्री क्या होती है। एंथ्रोपोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ बॉडी पैरामीटर्स। एंथ्रोपोमेट्री मीन्स होता है बॉडी पैरामीटर्स का एक मेजरमेंट होता है। इट यूजुअली क्लिनिकली टू डायग्नोस माल न्यूट्रिशन एज वेल एज मॉनिटर चाइल्ड ग्रोथ इन पॉपुलेशन। इसका जो मेन काम होता है एंथ्रोपोमेट्री का, इसका होता है डायग्नोस माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण को डायग्नोस करना, और चाइल्ड ग्रोथ को मॉनिटर करना इसका काम होता है एंथ्रोपोमेट्री का। एज डिपेंडेंट फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो इसमें हाइट वेट होता है, हेड सरकमफेरेंस होता है और चेस्ट सरकमफेरेंस होता है। एज डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं, एज इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं मिड आर्म सरकमफेरेंस। देखिए जो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो एज के हिसाब से, आयु के हिसाब से लिए गए हैं, वो हाइट और वेट है, हेड की सरकमफेरेंस है कि सिर की परिधि कितनी है, चेस्ट की परिधि कितनी है, ये सब लिया गया है। जबकि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो एज पे डिपेंड नहीं किए गए हैं, उनको ऐसे ही लिया गया है बिना एज के, तो इसीलिए इनको एज इंडिपेंडेंट फैक्टर्स बोलते हैं। इसमें पहला है मिड आर्म सरकमफेरेंस MAC, दूसरा वेट फॉर हाइट, स्किन फोल्ड थिकनेस, मिड अपर आर्म हाइट रेशियो। तो ये 4 फैक्टर एज इंडिपेंडेंट हैं और ऊपर के जो 3 फैक्टर हैं ये एज डिपेंडेंट फैक्टर हैं। अगला प्रश्न है, in a patient lumbar puncture procedure is going on duty nursing officer which position would be given to patient to facilitate this position procedure। तो एक पेशेंट में लंबर पंचर प्रोसीजर हो रहा है ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर विच पोजीशन, तो इसमें किस प्रकार की पोजीशन में फैसिलिटेट करेंगे। पेशेंट्स लेग एक्स फ्लेक्स्ड, knees are touched on abdomen, on head, flexed with chin touched on chest. B. Patients lying on back and turning forward. Patient's leg extended, knees are touched on abdomen and head in extension position. Patient lying inside and head turned to one side। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेशेंट लेग फ्लेक्स्ड, knees are touched on abdomen and head flexed with chin touched on चेस्ट। तो इसमें जो भी जब लंबर पंचर की जो प्रोसीजर है उसमें पेशेंट की लेग फ्लेक्स कर देंगे, घुटने नीज आर टच्ड ऑन एब्डोमेन, तो जो घुटने हैं ये पेट से लगना चाहिए, और इस प्रकार की मतलब पैरों को मोड़ करके उसके घुटनों को एब्डोमेन से चिपका करके और हेड से टच होना चाहिए। इस प्रकार की पोजीशन लंबर पंचर में पेशेंट को दी जाती है। थैंक यू।